नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी व्याकरण और साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ, जो कि आपकी हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है वो किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आपके परीक्षा में इसी में से कोई प्रश्न आ जाए। तो अगर आप रिवीजन करेंगे तो यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी, स्वनिम। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। उन्हें क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। अब यह भी आपको जानना चाहिए कि स्वनिम क्या है। तो भाषा विज्ञान में ध्वनि को स्वनिम कहा जाता है। तो इस बात को आप समझ लेंगे कि ध्वनि को ही स्वनिम कहा जाता है। और ये जो स्वनिम शब्द है संस्कृत के स्वन धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है ध्वनि। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से प्रश्नों में जो भी जहाँ पर जो कठिन होगा प्रश्न, उन प्रश्नों के शब्दों पर भी चर्चा करेंगे कि हिंदी के बहुत से कठिन शब्द होते हैं जो पढ़ने में समझ में नहीं आता। ऐसे चीज़ों पे भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप समझते हुए प्रश्नों को देखते जाएंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो ऑप्शन है क, ण, न, म। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार है। ऑप्शन है दीर्घ, प्लोत, हर्ष, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। स्वर ध्वनि के प्रकार उपयुक्त सभी हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर ये जान लेना है कि हर्ष स्वर में कितने जो है वो संख्या है। तो हर्ष स्वर में अ, ई, ऊ और लिरी, ये चार संख्या है किसकी? हर्ष स्वर की। अब हम जानेंगे दीर्घ स्वर में कितनी संख्या है। तो दीर्घ स्वर में यहाँ पे आप देखेंगे, दीर्घ स्वर में जो संख्या है वह है आ, ई, बड़ी ई है, बड़ी ऊ, ए, ओ और औ, जिन्हें द्विमात्रिक भी कहा जाता है। और प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्लुत स्वर में यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूँ, प्लुत स्वर जो है ये होता है कि जैसे आप ओम शब्द लिखते हो, हे राम, तो ओम जैसे ओम लिखते हुए हैं आप, तो ओम में ये जो मात्राएं हैं ये यहाँ पर स्वर और हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से कई गुना जिसमें ज़्यादा समय लगता है, मतलब दोगुना तिगुना जिसमें समय लगे, वो है त्रिमात्रिक जिसको कहा जाता है। और ऐसे स्वर प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं, जैसे ओम, हे राम। आप इसको कितना देर तक भी ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। स्वर ध्वनि के ये तीनों प्रकार हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पहला सही हो जाएगा मात्रा। देखिए, अनुस्वार नहीं होगा, हर्ष और प्लुत भी नहीं होगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से अंतस्थ वर्ण है। तो अंतस्थ वर्ण कौन सा है? वह जो है वह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आएगा। अगला जो प्रश्न है वह है अंतस्थ व्यंजन है।
अंतस्थ व्यंजन कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो अंतस्थ व्यंजन से अगर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इन शब्दों को आप याद रखेंगे कि किसे कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अब आप बता चुके होंगे कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ये भी आप बता चुके होंगे कि कौन सा अंतस्थ इसमें से नहीं है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। ब जो है वह अंतस्थ नहीं है और ये सभी जो है ये अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा। और है कौन कौन सा है? व, र और ल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सभी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि पढ़े हो, लेकिन इसका रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए रिवीजन पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से आता है? तो देखिए, स्पर्श व्यंजन जो होता है वो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर यह जो है यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इसमें से द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। र, ये द्विगु व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और ढ को द्विगुण व्यंजन माना जाता है। र और ढ को द्विगु व्यंजन माना जाता है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो आपसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। द्विगुण और उत्क्षिप्त एक का ही नाम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, कामता प्रसाद ने ब्रह्म प्रयत्न के अनुसार कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो उन्होंने व्यंजन के 2 भेद माने हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। व्यंजन के 2 भेद कामता प्रसाद गुरु ने कौन कौन से माना है? अल्प प्राण तथा महाप्राण। तो अल्प प्राण तथा महाप्राण। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कंठ ध्वनियाँ क और ख है। क, ख, ग ये क वर्ग के अंतर्गत जो भी ध्वनि आएंगी वो सभी कंठस्थ ध्वनि कहलाएंगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि कौन सा नहीं है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ध, ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में अ और आ स्वर है। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में अ और आ स्वर ये कंठ स्वर कहलाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन क्या है? ये तालव्य है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? तो अवधी बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है। तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ ट, ठ, ड और ढ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन दूसरा में है। ट, ठ, ड और ढ। अगला प्रश्न है,
उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दंतोष्ट। वह ध्वनियाँ जो है वह दंतोष्ट के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्याओष्ठ है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वह ध्वनि जो है यह दंत्याओष्ठ है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, च वर्ग ये तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छ ध्वनि यह तालव्य ध्वनि है। और चारों ऑप्शनों को भी आपको ध्यान से देखना है। मैं किसी प्रश्न में चारों ऑप्शनों को नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो आपको वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो छ ध्वनि ये तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आएगी। प्रश्न अगला है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, वही रिपीट प्रश्न हुआ है, तो ये तालव्य के अंतर्गत आएगा। हिंदी में ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? भ जो है यह ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अगला प्रश्न है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। तो कंठ ध्वनि क वर्ग तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ यर लव में का ह भी होता है। ह यह कंठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो इसमें से कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है? च, प, भ या म, इसमें से कौन सा ध्वनि है आपको चुनना है। आप जरूर उम्मीद का ये ऑप्शन का चुनाव कर चुके होंगे। तो ओष्ठ ध्वनि यह क्या है? च नहीं है। तो देखिए प, म, भ सभी एक ही प वर्ग के अंतर्गत वाले ध्वनि है, और च ये तालव्य के अंतर्गत आएगा, इसीलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है, तो इसका आधार क्या होता है? तालव्य, दंत, कंठ, ओष्ठ क्या होता है? ऑप्शन दूसरा सही होगा, दंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो इसमें से मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत ट, ठ, ढ या ढ क्या आएगा? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जो कि मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अभी हम इस ध्वनि पे चर्चा भी किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये कई सारे प्रश्न जो व्याकरण और ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको ध्वनि से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कोई भी संशय नहीं है, सभी प्रश्न आपके अच्छे से हो जाएंगे, तो इसीलिए ध्यान से ज़रूर इन्हें देखें। अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तो यह तालव्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की श ध्वनि है। ऑप्शन है मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ्य। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तालव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, तो इसमें से दंत ध्वनि कौन सी है? क, छ, त या प? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प वर्ग ये दंत ध्वनि के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की ब ध्वनि है,
तो व ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी? दंत ध्वनि के अंतर्गत आएगी, ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत, या मूर्धन्य ध्वनि या तालव्य ध्वनि? तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प वर्ग जो है प फ ब भ म, ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? र और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ऑप्शन है ये तालव्य ध्वनियाँ है, ये मूर्धन उत्क्षिप्त ध्वनियाँ है, इसका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में किया जाता है, या दोनों महाप्राण है। तो इसमें से शुद्ध कथन इसके लिए कौन सा है? तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो हमने इस पर चर्चा भी किया था कि ये दोनों मूर्धन्य और उत्क्षिप्त ध्वनि के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ है, तालु है, कंठ है या दंत है? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दंत। अगला प्रश्न है, हिंदी की अग्र आवर्तकार संवृत स्वर ध्वनि है। ऑप्शन है अ, ई, आ, ए। तो अग्र आवर्ताकार संवृत ध्वनि के अंतर्गत क्या आएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही, ई। स्वरों के उच्चारण में केवल ककार में अवरोध होता है और मुख विवर से हवा निर्बाध गति से बाहर निकलती है, तो इसलिए जिह्वा का हिस्सा जो होता है वो विशेष रूप से ऊपर उठता है। तो ई हर्ष संवृत अविर्ताकार तथा अग्रस्वर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो यहाँ ऑप्शन में है आ, औ, ई, ए। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ई। अगला प्रश्न है, ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो अभी आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो इसका उत्तर दे चुके होंगे कि अग्रभाग है, मध्य भाग है, पश्च भाग है या कोई नहीं है। तो कौन सा भाग है? तो अग्रभाग, ई के उच्चारण में सदैव अभाग, जीभ का अग्रभाग आवश्यक होता है। आप उच्चारण करके भी देखिए, ई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई या अ? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आ, यह पश्च स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? य, म, र या ल? तो यह जो होता है यह अर्ध स्वर कहलाता है। य, र, ल, व ये परंपरागत शब्दावली में अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर र भी दिया हुआ है, इसलिए यह उत्तर गलत भी हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती है? तो यहाँ पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन की आपको पहचान भी हो जाएगी। देखिए, च, छ, ज, झ, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, म। तो कौन सा स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन पहला सही होगा, च, छ, ज, झ। यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इसका उच्चारण करते समय मुख व्यय में यथास्थिति आंशिक या पूर्ण अवरोध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित है? ग अघोष है, फ अल्प प्राण है, स उष्म है, ठ सघोष है। तो इसमें जो सुमेलित है वह है तीसरा ऑप्शन, श यह उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है और बाकी तीनों ऑप्शन सुमेलित नहीं है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण व्यंजन भी है? तो घोष महाप्राण व्यंजन भी है,
ह ध्वनि जो है यह घोष महाप्राण व्यंजन भी है। अगला प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है गिरिजा, अर्पणा, शैलजा, शिवानी। तो पार्वती का पर्यायवाची शिवानी शब्द यह दुर्गा का होता है। पार्वती ये दोनों का पर्यायवाची है, जबकि गिरजा और शैलजा पार्वती के पर्यायवाची है। अर्पणा नहीं बल्कि अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची होता है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्पणा नहीं बल्कि अपर्णा। हम अपर्णा यहाँ लिख भी देते हैं, अपर्णा यह पार्वती का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण या अल्पप्राण। क्या होते हैं? तो सभी स्वर जो होते हैं वह अल्पप्राण होते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। ख, क, र या ध। तो निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत जो आएगा वह हो जाएगा ख ध्वनि। ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष अल्पप्राण ध्वनि ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, क और त। यह अघोष अल्पप्राण ध्वनि होगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो झ जो है यह सघोष महाप्राण व्यंजन है। झ ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि कौन सा है? प और फ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अघोष ध्वनि वर्ण स्पर्शी व्यंजन का पहला और दूसरा जो ध्वनि होता है वह अघोष के अंतर्गत आता है। जैसे प, फ, क, ख, च, छ। इस प्रकार से प्रथम और दूसरा ध्वनि अघोष के अंतर्गत आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो इसका प्रयोग महाराष्ट्र में सर्वप्रथम हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था या गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था ये आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम अभी उत्तर देने की कोशिश करते रहें। तो ऑप्शन चौथा सही होगा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था ये गुजरात में हुआ था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपि में एक नाम गलत है। तो कौन सा नाम है जो इसमें से गलत है? क्या ब्राह्मी गलत है, खरोष्टी, शारदा या कुटिल? कौन सा गलत है? तो देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है तो इसमें से पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। तो सबसे पहले जैसे लिपियों का विकास क्रम चलता है तो ब्राह्मी और खरोष्टी। तो ब्राह्मणी में इसमें दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली आती है। उत्तरी शैली के बाद फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, सिद्धमात्रिक लिपि, इस प्रकार से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि, इस प्रकार से लिपियों का क्रम हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न भी कुछ अटपटा सा पूछ लिया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है। तो सबसे प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियों में से ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा।
देखिए, ब्राह्मण लिपि इसमें उत्तरी और ब्राह्मणी दक्षिणी ब्राह्मणी है, तो उत्तरी के अंतर्गत गुप्त लिपि आती है, इसको आप कहीं नोट भी कर लें। और गुप्त के बाद कुटिल लिपि आती है, उसके बाद प्राचीन नागरी, उसके बाद शारदा लिपि। कुटिल लिपि के अंतर्गत ही प्राचीन नागरी और शारदा लिपि आती है। उसके बाद नागरी या देवनागरी लिपि आती है। अब अगर हम दक्षिणी ब्राह्मी की बात करें तो इसमें पश्चिमी लिपि, मध्यदेशीय लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, तमिल लिपि, इस प्रकार से इसमें दक्षिणी में। और खरोष्टी में कुछ विद्वान इसे विदेशी लिपि मानते हैं, खरोष्टी को। प्रश्न अगला है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है वह किसके? ऑप्शन है जयभट्ट, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। जयभट्ट ये सर्वप्रथम, ये गुजरात के राजा जयभट्ट थे। इनका समय है 7वीं से 8वीं शताब्दी और इनके एक शिलालेख में यह निकल कर आया है। प्रश्न अगला है, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। तो लिपियों के विकास का क्रमिक सोपान कौन सा है? आप यहाँ पर उत्तर को ध्यान से देखेंगे। सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। भावमूलक लिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। ऑप्शन है यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला आ रहा है। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनि लिपि। तो ऑप्शन यहाँ पर भावमूलक लिपि भी है, चित्रलिपि भी है, सूत्रलिपि भी है, ध्वनि मूलक भी है। तो सबसे पहले लिपियों का विकास क्रम हुआ था, तो उसमें सबसे पहले चित्रलिपि आई थी, उसके बाद सूत्रलिपि आई थी, उसके बाद प्रतीकात्मक लिपि, उसके बाद भावमूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही होगा, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित लिपियों का सही विकास क्रम। तो लिपियों का सही विकास क्रम, प्रश्न वही लग रहा है रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो बांग्ला, पंजाबी, मराठी या गुजराती। तो इसमें से जो मराठी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? ऑप्शन है सामी अरमेइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आइए अब और कुछ जो प्रश्न देखेंगे वो हिंदी साहित्य से है। अभी हमने व्याकरण से प्रश्न देखा जिसमें से ध्वनि और लिपियों से संबंधित अधिकांश प्रश्न थे। अब हम जो प्रश्न देख रहे हैं वो हिंदी साहित्य से लिए गए प्रश्न है। प्रश्न है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। ऑप्शन है कृष्णा अग्निहोत्री, मैत्री पुष्मा, मन्नू भंडारी, पद्मा सचदेवा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लगता नहीं है दिल मेरा, यह आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री की है। प्रश्न अगला है, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन है डोगरी, भोजपुरी, मैथिली, बोरो।
ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। भोजपुरी ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से देखना है। यहाँ प्रश्न में नहीं है पूछा जा रहा है, तो अगर इस नहीं शब्द पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यहीं पे प्रश्न गलत हो जाता है। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित नहीं है रही है? ऑप्शन है भारत भारती, चिनगारिया, बंदनी, झांसी की रानी। तो ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चिनगारिया। यह कृति प्रतिबंधित रही है, अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुग्दल, मैत्री पुष्पा, राजी सेठ। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चित्रा मुग्दल की यह कहानी संग्रह है। प्रश्न अगला है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन है वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? ऑप्शन है छंद वैविध्य, रस वैविध्य, नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रबद्ध पटुता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली प्रकार प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो देखिए, ये जो प्रश्न है ये यूपी जीडीसी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कामता प्रसाद गुरु। उन्होंने ही ये कहा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा उन्हीं की है, कामता प्रसाद गुरु की। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक है, इन पंक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? ऑप्शन है भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शंकुक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बरे हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? ऑप्शन है मिश्रबंधु, हिंदी नवरत्न में, पद्मसिंह शर्मा, बिहारी सतसई की भूमिका में, कृष्ण बिहारी मिश्र, देव और बिहारी, लाला भगवान दीन, बिहारी और देव। तो सर्वप्रथम किसने यह कहा था कि आलोचक ने अपने ग्रंथ में कहा था कि देव बरे हैं या बिहारी, इस विवाद को जन्म दिया था? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न में उन्होंने इस विवाद को जन्म दिया था कि देव बरे हैं या बिहारी बरे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख, क्या भरा हुआ हीरो से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यूपी जीडीसी 2012 में ये परीक्षा पूछा गया है, ये परीक्षा में ये प्रश्न आया है। उपमा, रूपक अतिशयोक्ति, रूपक उत्प्रेक्षा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रूपक अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो उन्होंने किस समय को प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखा है। संवत 1900 से 1950 विक्रम संवत, संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत, संवत 1925 से 1975 विक्रम संवत, संवत 1900 से 1925 विक्रम तक। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न है, देव किस जिले के थे, मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये इटावा मध्य प्रदेश का एक गांव है। अगला प्रश्न है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। ऑप्शन है उस्मान, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है। ऑप्शन है फ्रेंच, जापानी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। तो यह पुर्तगाली भाषा के शब्द है आल्पिन और गमला। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जरिया विशेषण की से विभूषित किया जाता है। चतुर्भुज दास को, नंददास को, और ऑप्शन होगा लेकिन नंददास को ही जरिया के से विभूषित किया जाता है, और कवि गढ़िया, नंददास, जरिया। इस प्रकार से ऑप्शन में सूरदास भी है, परमानंद दास है, सही उत्तर हो जाएगा नंददास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, 3, 8 या 4। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कत देखाए कामिनी दई, कामिनी को यह वाहा, यथ कथि सो तन फिरे, फरफराती धन माही। किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है अब्दुल रहीम खान खाना, बिहारी लाल, सैयद गुलाम नबी रशलीन या भिखारी दास। किसकी पंक्ति है। पंक्ति है सैयद गुलाम नबी रशलीन की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न यहाँ पर एक आया था, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ऑप्शन दूसरा सही होगा। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। प्रश्न है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन है प्रतिदर्श, काव्यालंकार, काव्यादर्श, साहित्य दर्प। ऑप्शन
तीसरा सही हो जाएगा। दांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। अगला प्रश्न है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन है अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, उल्टाही का दूसरा नाम है। ऑप्शन है बघेली, बुंदेली, ब्रज छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, देखिए स्वर्णिम का अर्थ है। यहाँ पर वही प्रश्न जो पहले हमने देखा था, अब दूसरे तरीके से पूछा रहा है कि स्वर्णिम का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है वर्ण, अक्षर, शब्द या ध्वनि। तो आप इसका सही उत्तर दे दिए होंगे कि स्वर्णिम का अर्थ ध्वनि होता है। हमने इस पर चर्चा भी किया था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी। तो उन्होंने यश के लिए की थी, लोकहित के लिए की थी, या परंपरानुपालन के लिए, या स्वांत सुखाय के लिए। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना स्वांत सुखाय के लिए की थी। प्रश्न अगला है, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिपादित किया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है नूर मोहम्मद, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है। ऑप्शन है उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, अनुमितिवाद। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत है उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मालंकारत पृच्छ्यते उक्ति के लेखक हैं आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट या आचार्य दांडी। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य दांडी। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। तो इनकी भाषा की क्या विशेषता है। पूर्वीपन, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, उर्दू की प्रमुखता, किस्सा गोई। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इनकी भाषा की विशेषता पूर्वीपन है। अगला प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है। ऑप्शन है शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर क्षेत्रीय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रभाकर क्षेत्रीय। अगला प्रश्न है, भक्ति कल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा। ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी काल का काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा। प्रश्न अगला है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। ऑप्शन है विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नेमीचंद्र जैन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी।
अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता है। ऑप्शन है रमेश कुंतल मेस, विजयदेव नारायण शाही, मुक्तिबोध मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ऑप्शन है भूषण, केशवदास, देव, मतीराम। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। प्रश्न अगला है, वाक्य रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता है। ऑप्शन है पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ। तो वाक्य रसात्मक काव्यम यह विश्वनाथ की परिभाषा है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ वाक्यम से व से वाक्यम, व से विश्वनाथ, इस ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, कुट्टीचाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, वसुदेव नारायण अग्रवाल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अज्ञेय ने कुट्टीचाटन नाम से हिंदी के यह साहित्यकार हैं जो कि कुट्टीचाटन नाम से निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है, बंगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो यहाँ पर आइए ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन है। ऑप्शन यहाँ पर मिट गया है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न अगला है, उदयभान चरित के लेखक हैं। तो उदयभान चरित के लेखक हैं, अच्छा सबसे पहले हम इस पे चर्चा कर लें कि यह जो प्रश्न हमने देखा था, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। एक में है पश्चिमी हिंदी, दूसरा में है पूर्वी हिंदी, तीसरा में है बिहारी और चौथा में है पहाड़ी। तो आप ऑप्शन देने की कोशिश करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन पहला सही होगा, पश्चिमी हिंदी। बंगरू पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। वैसे ऑप्शन यहाँ पर मिट गया है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। उदयभान चरित के लेखक हैं लल्लूलाल, सदर मिश्र, सदासुखलाल या ईसा अल्लाह खां। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ईसा अल्लाह खां उदयभान चरित के लेखक हैं। प्रश्न अगला है, अमन का राग के लेखक हैं। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, कालक्रम के अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। ऑप्शन है पद्मावत, मृगावत, चित्रावती, मधुमालती। दूसरा ऑप्शन है चित्रावली, मधुमालती, मृगावती, पद्मावत। तीसरा ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, मृगावती, चित्रावली। चौथा ऑप्शन में है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावली। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही होगा, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावली। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। पहला ऑप्शन है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तां।
दूसरा ऑप्शन में टुकड़े टुकड़े दास्तां, अर्ध कथानक, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तीसरा ऑप्शन है आज के अतीत, टुकड़े टुकड़े दास्तां, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, अर्ध कथानक। और चौथा ऑप्शन में है अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तां, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तां, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन पहला है साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी। दूसरा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। तीसरा ऑप्शन है कामायनी, प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत। चौथा ऑप्शन उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। प्रश्न अगला है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है। ऑप्शन है 6, 7, 10 या 8। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 8। आइए अब कुछ वन लाइनर प्रश्न को देखते हैं। अभी तक तो हमने ऑप्शनल प्रश्नों को देखा, अब सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और सिर्फ सही उत्तर को ही देखेंगे। मधुमालती के रचयिता हैं मंझन। रतन खान और ज्ञानबोध की रचनाएं, ये मलूक दास की रचना है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके पंक्ति, यह पंक्ति जो है यह रैदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि इसकी चपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। यह कथन किसका है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, सोहे घनश्याम मग हेरती हथेरी ओट, ऊंच धाम बाम चढ़ी आवत उतरी जात। इन पंक्ति में नायिका की मनोदशा का वर्णन हुआ है, नायिका की उत्कंठा का वर्णन हुआ है। किस मनोदशा का वर्णन हुआ है। तो उत्कंठा मनोदशा के वर्णन हुआ है। प्रश्न अगला है, संध्या भाषा से अभिप्राय है। तो ऊपर के लोक विरोध अर्थ देने वाली, तो साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा। प्रश्न है, निरस्ता गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव, रागात्मकता का विरोध एवं इंद्रिय निग्रह में से नाथ साहित्य की कमजोरी नहीं है। तो इसमें नाथ साहित्य की कमजोरी इंद्रिय निग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, रामकथा में व्याप्त अति प्राकृतिक तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली। यह किसकी है। तो ये पुष्पदंत ने। अगला प्रश्न है, गीतावली, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका तथा दोहावली में से तुलसीदास का ग्रंथ नहीं है। तो तुलसीदास का ग्रंथ रामचंद्रिका नहीं है, यह केशवदास का है। प्रश्न अगला है, रैन गवाई सोए के दिवस गवाई खाए, हीरे जैसु जन्म है कौरी बदले जाई। यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो ये गुरु नानक की काव्य पंक्ति है। प्रश्न अगला है, ध्रुवदास ने भक्त नामावली में प्रशंसा की है। तो उन्होंने
गोसाई विठलनाथ की प्रशंसा की है? प्रश्न अगला है, रीति काल में लला के लिलाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, ऋणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। यह कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। प्रश्न अगला है, बानी को सार बखानियों सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। उक्त पंक्तियाँ है, यह पंक्ति देव की है। प्रश्न अगला है, नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता था, इस काल का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, मतीराम ने ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय है। तो मतीराम के ललित ललाम नामक जो ग्रंथ है उसका मुख्य विषय है यह अलंकार निरूपण है। अगला प्रश्न है, बड़वे छंद में नायिका भेद का निरूपण किया है, किसने किया है? रहीम ने किया है। प्रश्न अगला है, मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा करके नहीं। यह आख्यान है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का। आगे जो पंक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह कथन किसका है? तो ये कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अगला प्रश्न है, निर्जा, निहार, गीतिका तथा दीप शिखा में से महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह नहीं है। तो गीतिका सही हो जाएगा। गीतिका यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और निहार, निर्जा, निहार, दीप शिखा ये महादेवी वर्मा की है। प्रश्न अगला है, कलगी बाजरे की कविता ये अज्ञेय की कविता है। अगला प्रश्न है, भूलकर जब राह पर जब राह भटका मैं, तुम्ही झलके हे महाकवि, सधन तम की आँख बन मेरे लिए। महाकवि निराला का उपयुक्त स्तवन किया है, किसने किया है? शमशेर बहादुर सिंह ने। प्रश्न अगला है, अनंत देवी पात्र है जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की। अगला प्रश्न है, छठा बेटा, सिंदूर की होली, अंजू देवी तथा अलग अलग रास्ते नाटकों में से उपेंद्रनाथ अस्क का नहीं है। तो सिंदूर की होली ये उपेंद्रनाथ अस्क का नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है और सभी उपेंद्रनाथ अस्क का नाटक है। अगला प्रश्न है, नायक खलनायक विदूषक शकुंतला की अंगूठी द्रौपदी एवं 8वां सर्ग में से सुरेंद्र वर्मा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है। किस में उठाया गया है? 8वां सर्ग नामक नाटक में सुरेंद्र वर्मा की अभिव्यक्ति का प्रश्न उठाया गया है। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का नायक है। तो ठेस कहानी का नायक है शेरचन। प्रश्न अगला है, राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव है। तो राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव है शिवपालगंज। अगला प्रश्न है, पुनरवा अनाम दास का पोथा बान भट्ट की आत्मकथा एवं चारू चंद्र लेख में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास है। तो इनका पहला उपन्यास है बान भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया तोरो कारा तोरो अभिज्ञान एवं मृत्युंजय में से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो इसमें से पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पीली आंधी उपन्यास की लेखिका है। तो इस उपन्यास की लेखिका प्रभा खेतान है। प्रश्न है, घुमक्कर शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक है। तो इस यात्रावृत्त के लेखक
राहुल सांकृत्यायन है। अगला प्रश्न है ऋण जल धन जल रिपोर्तार्ज के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋण जल धन जल यह फणीश्वर नाथ रेणु की किस विधा की रचना है। तो इसे आपको याद रखना है, ये रिपोर्ताज विधा की रचना है। प्रश्न अगला है प्रवासी की डायरी के लेखक हैं। तो प्रवासी की डायरी के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। अगला प्रश्न है वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है अपनी कहानी उनकी, यह आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथी एवं माटी की मूर्तें में से महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रेखा चित्र नहीं है। तो माटी की मूर्तें ये राम वृक्ष वैनीपुरी के द्वारा रचित रेखा चित्र है और अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथी ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है काव्य अलंकार सार संग्रह रचना है। तो यह उद्भट की रचना है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर नेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न है भामह दांडी उद्भट एवं कुंतक में से अलंकारवादी नहीं है। तो कुंतक यह अलंकारवादी नहीं है। अगला प्रश्न है काव्य को प्रवृत्ति की अनुकृति कहा है, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। प्रश्न है रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत है भट्टलोलक का। भट्टलोलक इन्होंने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक हैं। तो शिवदान चौहान। प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक है आईए रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है जन्मकाल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम है रैदास, मीरा, रजब, मलुकदास। प्रश्न अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। तो ठंडा लोहा 1952, आत्महत्या के विरुद्ध 1968, संसद से सरकता 1972, उदिता 1980। तो इस प्रकार से प्रकाशन वर्ष से इन काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हुआ। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से भिखारी दास की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले रस सारांश 1734 ईस्वी, छंदारण पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी। अगला प्रश्न है जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म 1889 में हुआ था और इनका निधन 1968 ईस्वी में। सियाराम शरण गुप्त 1895 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 1963 ईस्वी में। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 ईस्वी और इनका निधन 1960 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म 1903 ईस्वी और इनका निधन 1981 ईस्वी। तो इस प्रकार से कालक्रम की दृष्टि से सब कवियों का जन्म और मृत्यु का क्रम इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है ग्रंथि 1920, अनामिका 1923, आंसू 1925, ग्रंथि 1929, निहार 1930। तो इस प्रकार से प्रकाशन वर्ष के अनुसार से कृतियों का सही अनुक्रम ये हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और बिना कोई शुल्क लिए हुए।